जय हिंद दोस्तों। पवन सर जीएस 2020 क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। भारत को विस्तार से जानना है। भारत के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत के भूगोल, भारत का इतिहास, भारत के प्राकृतिक संरचना और भारत के हर राज्यों के विषय में डिटेल से आज से हम शुरू करेंगे। आज से इस सबसे पहली क्लास ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में विस्तार से जानना है। आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, या फिर उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य से संबंधित हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। और ये आज से हम शुरू किए हैं केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। एक नज़र में केंद्र शासित प्रदेशों को जानते हैं, समझते हैं कि किस लिए क्या प्रसिद्ध है। तो आज सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है भारत में। इनके विषय में आज हम पढ़ते हैं। तो आपको पता ही है कि भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों को हम यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब ये है कि ऐसे प्रदेश जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हों या उनकी भौगोलिक बनावट अन्य राज्यों से छोटी हो, तो ये विकास के लिए इनको केंद्र के अधीन सीधे सौंप दिया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केंद्र का पूर्ण रूप से सरकार होती है, केंद्र के अधीन ये पूर्ण रूप से होते हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। शुरू में अगर देखा जाए, संविधान की बात करें तो संविधान, जब से भारत का संविधान बना और लागू हुआ, तो शुरू में राज्यों का गठन के बाद से हम देखें तो भारत में प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और आज वर्तमान में आप देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हाल ही में 2019 में 2 नए राज्यों का मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें से आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जानते हैं। लद्दाख का गठन हुआ, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जम्मू कश्मीर को 2019 में नए केंद्र शासित प्रदेश बने। नए प्रारंभ में ये राज्य ही था। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे हर केंद्र शासित प्रदेशों को और फिर उसके बाद डिटेल से भारत के सभी राज्यों के विषय में एक नज़र से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों को, और इस चैनल का जो भी है भरपूर लाभ उठाइए और कलम पेन निकालिए और बैठ करके नोट करेंगे और देखेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गौर करिए थोड़ा से अंडमान निकोबार के विषय में। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है वर्तमान में, और दूसरा स्थान है क्षेत्रफल में लद्दाख। और अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। केंद्र शासित प्रदेश तीसरा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है, जहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अभी इनके विषय में जानेंगे, समझेंगे। और अगर जनसंख्या की दृष्टि की बात की जाए तो जनगणना के हिसाब से 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस अनुसार से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, और द सेकेंड नंबर में लद्दाख आता है, और थर्ड नंबर में क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार आता है। और चलिए देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो मुख्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। यहीं पर एक जेल है जिसे हम कहते हैं सेलुलर जेल। सेलुलर जेल ऐसी जेल जहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को
वहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सेलुलर जेल या फिर काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? तो आपको हम बताएं, पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है सेलुलर जेल, जहाँ पर लगभग 772 कमरे थे और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी शासन काल में बंद कर दिया जाता था आजीवन कारावास के लिए। जो अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, अंग्रेजों को लगता था कि इनसे हमको खतरा है, तो उनको किसी न किसी आरोप में फंसा करके उनको काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी। तो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में ही है। अंडमान निकोबार में जिलों की संख्या कुल 3 है। जनसंख्या अगर 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार है 3,80,581। ये लगभग जनसंख्या थी, 2011 के आंकड़े बता रहे हैं। लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात का मतलब वहाँ पुरुष और स्त्रियों का अनुपात क्या है, तो 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 878। 2011 के अनुसार ये भी है। लिंगानुपात कितना है वहाँ का? 878। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात अगर हम कहें तो इसका है 943 लिंगानुपात भारत का है। ठीक है, अगला देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 46 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो नहीं है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 46 लोग निवास करते हैं। अगर भारत के अन्य राज्यों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो नई दिल्ली का है, जहां पर लगभग 11,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर पूरे राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, लगभग 1100। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्यों में अगर हम बात करें तो वह अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व तो अंडमान निकोबार का 46 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वृद्धि दर अगर देखें जनसंख्या की तो 2001 और 2011 के बीच वृद्धि दर जो आंकी गई है वो 6.9% है। वृद्धि दर 6.9% वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या वृद्धि ग्रोथ जो है। साक्षरता की बात की जाए तो इस लेबोरेटरी साक्षरता की बात की जाए तो इसमें 86.6% यहाँ के लोग साक्षर हैं। और मुख्य भाषाएं यहाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से भाषाएं अगर देखें तो हिंदी भाषा भी यहाँ बोली जाती है, निकोबारी भाषा बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, बंगला भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है जो मुख्य रूप से केरल की है, तमिल भाषा तमिलनाडु की है, तेलुगु मुख्य रूप से कर्नाटक आंध्र प्रदेश क्षेत्र की है, निकोबारी ये प्रमुख भाषाएं हैं जो अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से बोली जाती है। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए, हाई कोर्ट, भारत में हाई कोर्ट 25 हैं, तो लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब मिला करके 28 और 8 लगभग 36 हैं। तो केंद्र शासित जितने हाई कोर्ट हैं सभी राज्यों में नहीं हैं। तो अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ का हाई कोर्ट कलकत्ता में है, कलकत्ता में इसका न्यायिक सुनवाई होती है। और कलकत्ता की बात की जाए तो अंडमान निकोबार से लगभग इसकी दूरी है 1225 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की दूरी कलकत्ता से है। ये बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। अगर आगे देखें समझें तो ब्रिटिश शासनकाल यहाँ कब से कब तक था, अंग्रेजी शासनकाल कब से कब तक था? 1857 से लेकर के अगर हम देखें 1857 की क्रांति से लेकर के 1942 तक यहाँ पर भारतीय सेनानियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जो अभी हम आपको बताएं, जिसे हम काला पानी की सजा कहते हैं। और ये कहाँ पर दी जाती थी? सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर वहाँ की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे अंडमान एवं निकोबार को। अंडमान और निकोबार, यहाँ थोड़ा मैप देख लीजिए। इसमें अगर हम भारत का ये प्रायद्वीप भारत बनाते हैं, प्रायद्वीप भारत का मैप अगर देखें तो इधर ये अरब सागर है, अरब सागर ये आपका गुजरात का एरिया है,
और इधर आप देखेंगे दक्षिणी में, तो दक्षिणी में ये केरल है और तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम। इधर अगर जमीन वाले भाग से देखें, स्थलीय भूमि से, मुख्य भूमि से देखें, तो तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम है। और यहाँ पर कन्याकुमारी जो आता है ये सबसे दक्षिणतम अगर यहाँ पर माना जाए। तो यहाँ से ये श्रीलंका लगता है, यह पाक जलडमरू है, ये दो पानियों का जल संधि है, इसे पाक जलडमरू कहते हैं या पाक जल संधि कहते हैं। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप समूह फैले हुए हैं, इन्हें कहते हैं अंडमान निकोबार। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर चेन्नई से इसकी दूरी देखें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई से अगर यहाँ से हम दूरी देखें तो इसकी दूरी है 1190 किलोमीटर चेन्नई से है। अंडमान निकोबार की दूरी समुद्र में 1190 किलोमीटर है। और इधर अगर कलकत्ता देखें, इधर अगर देखते हैं कलकत्ता इधर है, क्योंकि कलकत्ता पूर्वी भारत में आता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो यहाँ से 1225 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। इसका हाई कोर्ट है, इसलिए जानना जरूरी है कि चेन्नई से दूरी कहाँ है, कितनी है, 1190 है। और कलकत्ता क्षेत्र से इसकी दूरी जो है 1225 किलोमीटर है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार, अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है। अब आपको ये भी पता है कि पूरे भारत में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार में आता है। कहाँ आता है? ग्रेट निकोबार में। तो ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, इसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कितने डिग्री में है ये? तो 6 डिग्री 45 पाई उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 पाई उत्तरी अक्षांश में इसकी स्थिति है इंदिरा पॉइंट की, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख क्षेत्र में इस समय आता है, सबसे उत्तरी बिंदु। भारत के चारों दिशाएं वाले बिंदु आपको मालूम होना चाहिए। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल कहते हैं, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और सबसे अगर हम पूर्वी बिंदु की बात की जाए, पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है उसे कीबुथ कहते हैं, कीबुथ अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुजरात में आता है, जिसे गौर माता कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट भारत के चारों दिशाओं में सबसे आखिरी बिंदु जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अगर मैप हम देखें तो ये पोजीशन इसकी है। और आगे देखते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान से निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक चैनल है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और ये लगभग यहाँ से गुजरता है। अक्षांश रेखा आपको मालूम है, पूरे ग्लोब में अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 180 प्लस 1 भूमध्य रेखा जो है 81 होती हैं। तो 10 डिग्री अक्षांश जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम से, वो कौन सा डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे देखेंगे द्वीपों में कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो जैव आरक्षित है। एक जैव आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर अंडमान निकोबार में, बायो रिजर्व क्षेत्र एक है। और यहाँ पर 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, 9 राष्ट्रीय पार्क हैं और 96 अभयारण्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर अभयारण्य सबसे अधिक है, सेंचुरी जिसे कहते हैं, ये अभयारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में पूरे भारत में अभयारण्य यहाँ 96 अभयारण्य है। इसमें से 2 उदाहरण राष्ट्रीय पार्कों की बात की जाए तो मिडिल बटन द्वीप है एक, याद रखें, मिडिल बटन द्वीप एक राष्ट्रीय पार्क है। और सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये राष्ट्रीय पार्क भी है, सैंडल पीक कहते हैं, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जो जिसे एक राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है।
तो आगे और कुछ देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये आप समझिए कि 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर किनका शासन था? तो अंग्रेजों का शासन था, ये आपको मालूम है। देखिए यहाँ पर कुछ अगर विस्तार देखें तो विस्तार 6 डिग्री 45 पाई से लेकर के 13 डिग्री 46 पाई उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश ये विस्तार है। और पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 91 डिग्री से 59 पाई से लेकर के 94 डिग्री 16 पाई पूर्वी देशांतर। देशांतर रेखाएं आपको पता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पूरब से पश्चिम को पूरे ग्लोब के दो मतलब काटने वाली रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांशी विस्तार मतलब इस प्रकार और देशांतरी विस्तार मतलब इस प्रकार। तो आप देखेंगे अक्षांशी विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 6.6 डिग्री से 45 उत्तरी अक्षांश है इस प्रकार से, और पूर्वी देशांतर इसका ये है। आप लिख लेंगे और याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ बातें और हम आपको बताएं। यहाँ पर पूरे भारत में केवल 2 ही ऐसे ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार में पाए गए हैं। तो ये ज्वालामुखी दोनों कौन कौन से हैं? एक है नारकोंडम ज्वालामुखी जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सोया हुआ है। 3 प्रकार के ज्वालामुखियाँ होते हैं आपको पता है। एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक डेड ज्वालामुखी होता है। डेड का मतलब जो कभी ना उसमें ज्वाला निकले, तो ये ऐसा होता है। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम आपसे पूछा जा सकता है, नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान में है। एक है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये मध्य अंडमान में है, ये एक्टिव है। ये आखिरी बार 2005 में एक्टिव देखा गया है, सक्रिय, इसमें आज भी लावा निकलता रहता है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा ज्वालामुखी भारत का है जो सक्रिय है, तो आप बताएंगे बैरन द्वीप। कहाँ पर है? मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इंदिरा पॉइंट आपको पता ही चल गया। यहाँ की कुछ जनजातियां आप देखो, तो जनजातियों की बात की जाए तो देखिए जनजातियां यहाँ पर निग्रिटो जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है, ओंग जनजाति पाई जाती है, सेंटिलीज जनजाति पाई जाती है, उजमानी जनजाति है और अंडमानी जनजाति। ये कुछ जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। इसमें से ओंग जनजाति जो है ये खतरे में है, इसकी संख्या बहुत कम बची हुई है। अगर हम द्वीपों की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक द्वीप समूह वाला यही केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 836 से भी अधिक है। 836 लगभग हम लिखे हैं, तो आप ये नहीं समझिएगा केवल एग्जैक्ट इतना है, इससे ज़्यादा कुछ द्वीप यहाँ पर है। 836 हैं। प्रारंभ में ऐसे और कम ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान में 836 द्वीपों से अधिक द्वीप हैं। और इसमें से 38 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। 38 द्वीप में लोग निवास करते हैं जहाँ पर मानव आबादी रहती है, जनजातियाँ रहती हैं। और हर द्वीपों में नहीं है। ये क्षेत्र कृषि के लिए, जैसे नारियल का खेती यहाँ होती है और यहाँ धान भी होता है, गन्ना भी होता है। तो इस प्रकार से अगर कृषि की बात की जाए तो क्या क्या होता है, तो नारियल और रबर, सुपारी और धान और गन्ना, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो यहाँ के लोगों के द्वारा की जाती है। तो ये अंडमान निकोबार के विषय में एक थोड़ी सी जानकारी थी। आप लोग देखिए, समझिए कि यहाँ से क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ इसका हाई कोर्ट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट किस में आता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। कितने द्वीपों में यहाँ लोग रहते हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कब ये यूटी मतलब केंद्र शासित बना, ये इसकी जनसंख्या कितना है, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता दर क्या है। इस प्रकार से ये जो आपके इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है और दिल्ली है और चंडीगढ़ के विषय में
जम्मू कश्मीर लद्दाख के विषय में छोटे छोटे वीडियो में इनके विषय में एक नज़र में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। आप बस यही है कि चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और पढ़िए। पढ़ने का सबसे मेन तरीका यही है कि आप नोट बनाइए। नोट बनाएंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आज इतना ही पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।